Hello everyone, I'm Kripa Sankar Pandey and you are watching Legal Narrative. Today, in this lecture, we are going to solve MCQs of Negotiable Instrument Act 1881. This is very important for various judicial service examination, including Rajasthan Judicial Service Examination and many more. So, let's begin. अगला क्वेश्चन, in trial of an offence under section 138 of the Negotiable Instrument Act 1881, the provisions of the section 262 to 265 of the Code of Criminal Procedure applies. अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ये पूछ रहा है कि 262 टू 265 में कौन से क्रिमिनल प्रोसीजर का ट्रायल दिया हुआ है. तो भैया समरी ट्रायल दिया हुआ है और इसको अप्लाई करना क्या हुआ है, मतलब सेल अप्लाई करेगा कि सेल नॉट अप्लाई करेगा कि सम टाइम सेल अप्लाई करेगा. तो सेल अप्लाई करेगा, ये मैंडेटरी है, उसको समरी ट्रायल करना पड़ेगा, तभी तो जल्दी जल्दी एक्सपीडियसली 6 महीने के अंदर निपटा पाएगा. ठीक, आगे बढ़ते हैं. अगला क्वेश्चन है हमारा कि व्हेन इज एन ऑफेंस अंडर सेक्शन 138 ऑफ द निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 कंपाउंडेबल. कब कंपाउंडेबल हो जाएगा भैया? अभी जैसे उसमें पूछा गया कि 5 लाख रुपए तक कंपाउंडेबल होगा कि 10 लाख रुपए तक होगा कि 20 लाख रुपए तक होगा कि एनी अमाउंट होता है, एनी अमाउंट कंपाउंडेबल होगा. अगला क्वेश्चन हमारा है कि व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग सेक्शंस ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट एम्पावर्स द जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास और मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट टू ट्राई द ऑफेंस रिलेटिंग टू डिसऑनर ऑफ द चेक फॉर इनसफिशिएंसी एटसेट्रा. तो ये हमारा सेक्शन 143 क्लास 1 ये बात बताता है. ठीक है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास और मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट को एम्पावर करता है केसेस ट्राई करने का. कोई भी डिसऑनर ऑफ द चेक फॉर इनसफिशिएंसी एटसेट्रा है अंडर सेक्शन 138. तो कौन सा सेक्शन एम्पावर करता है जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास या मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट को? तो वो अपना है सेक्शन 143 क्लास 1. ठीक है. अगला क्वेश्चन हमारा है एज पर सेक्शन 147 ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 एवरी ऑफेंस पनिशेबल अंडर द एक्ट इज क्या है, कंपाउंडेबल है कि नॉन कंपाउंडेबल है कि कॉग्निजेबल है. तो अभी हमने देखा कि कितने भी अमाउंट का चेक हो तो वो कंपाउंडेबल है. और ये जो चैप्टर हमारा बात करता है तो वो चेक के बाउंस होने के ऑफेंस की ही बात करता है. तो भैया जब चेक का कोई भी अमाउंट कंपाउंडेबल है तो चेक से के बाउंस होने के ऑफेंस से रिलेटेड भी कोई भी क्या होगा, कंपाउंडेबल होगा. तो कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, कंपाउंडेबल. अगला क्वेश्चन हमारा है कि व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट. इसमें बताना है हमारा कौन सा इनकरेक्ट है. तो द प्रोसिक्यूशन अगेंस्ट द डायरेक्टर इज मेंटेनेबल इवन व्हेन प्रोसिक्यूशन अगेंस्ट द कंपनी इज ड्रॉप्ड because of the winding up proceedings against the company. इनकरेक्ट ऑप्शन बताना है हमें. ऑप्शन बी इज नो डायरेक्टर कैन बी प्रोसिक्यूटेड अंडर सेक्शन 141 ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 unless it is averred in the complaint that he was directly or indirectly in charge of or responsible for the affairs and business of the company at the time when the check was issued. या नंबर सी, the issuance of the check is presumed to be towards legal liability. तो हमारा इसमें हो जाए या डी आंसर ऑप्शन है स्टाफ पेमेंट इंस्ट्रक्शंस आर नॉट कंसिडर्ड एज डिसऑनर ऑफ द चेक. तो क्या कहते हैं हम, ये इनकरेक्ट है क्योंकि उसमें जो सेक्शन 138 है उसी में ये बताया गया है कि स्टाफ पेमेंट इंस्ट्रक्शन जो होते हैं उसकी वजह से भी अगर कोई डिसऑनर होता है तो वो भी क्या है, ऑफेंस है. ठीक है, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ कंप्लेंट अगेंस्ट एन ऑफेंस अंडर सेक्शन 138 ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 क्या होना चाहिए, मस्ट बी इन राइटिंग होना चाहिए कि मे बी ओरल आर इन राइटिंग होना चाहिए, मस्ट बी इन राइटिंग सपोर्टेड बाई एन एफिडेविट होना चाहिए कि मे बी ओरल स्टेटमेंट बिफोर मजिस्ट्रेट होना चाहिए. ठीक है. अ कंप्लेंट अगेंस्ट एन ऑफेंस अंडर सेक्शन 138 ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट मस्ट बी इन राइटिंग. याद कर लीजिए, कंप्लेंट अगर सेक्शन 138 के किसी ऑफेंस का करना है तो उसको कैसे होना चाहिए, मस्ट बी इन राइटिंग होना चाहिए.
अगला क्वेश्चन हमारा है चेक्स इश्यूड अंडर सेम ट्रांजैक्शन डिसऑनर्ड वन कंप्लेंट इन रेस्पेक्ट ऑफ ऑल चेक्स इज, क्या है वो, मेंटेनेबल है कि नॉट मेंटेनेबल है, कि ओनली व्हेन अ सिंगल नोटिस इज सेंट है, कि नन ऑफ द अबव है। अगर कोई भी कितने भी चेक्स अगर सिंगल ट्रांजैक्शन में किए गए हैं तो वन कंप्लेंट इन रेस्पेक्ट ऑफ ऑल चेक इज़ मेंटेनेबल। अगर एक सेम ही ट्रांजैक्शन में किए गए हैं और कई सारे चेक हैं तो अगर एक ही कंप्लेंट सबके लिए की जा रही है तो क्या होगा, मेंटेनेबल होगा, मेंटेनेबल, याद कर लीजिए। अगला क्वेश्चन, ऑफेंस अंडर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट आर, ऑफेंसेस जो हैं नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के अंतर्गत कैसे हैं, उनका हमें नेचर बताना है। कॉग्निजेबल एंड कंपाउंडेबल हैं कि नॉन कॉग्निजेबल एंड कंपाउंडेबल हैं, कि कॉग्निजेबल एंड नॉन कंपाउंडेबल हैं, कि नॉन कॉग्निजेबल एंड नॉन कंपाउंडेबल हैं। तो हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, नॉन कॉग्निजेबल एंड कंपाउंडेबल। क्या, नॉन कॉग्निजेबल एंड कंपाउंडेबल। ऑफेंस अंडर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट आर नॉन कॉग्निजेबल एंड कंपाउंडेबल। ठीक। अगला क्वेश्चन हमारा 64, अ कंप्लेंट अगेंस्ट एन ऑफेंस अंडर सेक्शन 138 ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 इज, इसमें सेम सिमिलर क्वेश्चन अभी हम पीछे देख के आए हैं। उसमें था कि मस्ट बी इन राइटिंग, कि मे बी सेक्शन 142, कि मे बी ओरल आर इन राइटिंग सेक्शन 142, कि मस्ट बी in writing containing a declaration by the drawee that he consents to such filing of the complaint section 142 कि none of the above। तो क्या होना चाहिए, कंप्लेंट अंडर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, अगर हम कोई ऑफेंस हमारे खिलाफ कमिट हुआ है 138 में तो उसकी कंप्लेंट कैसी होनी चाहिए, इन मस्ट बी इन राइटिंग होनी चाहिए। अगले क्वेश्चन पर हम बढ़ जाते हैं, 65 नंबर का क्वेश्चन है, Which are the defenses available against the proceeding under section 138 of the negotiable instrument act? तो क्या डिफेंस अवेलेबल हैं, एब्सेंस ऑफ लीगली इन्फोर्सेबल डेट और लायबिलिटी। तो जैसे 138 था हमारा तो वही कह रहा था कि सबसे पहली रिक्वायरमेंट है उसमें ऑफेंस को फॉर्मलाइज होने में उसकी जो इसेंशियल इंग्रेडिएंट है उसमें लीगली इन्फोर्सेबल डेट होना चाहिए। तो अगर लीगली इन्फोर्सेबल डेट उसमें नहीं है तो वो क्या होगा, एक डिफेंस होगा। एब्सेंस ऑफ लीगल नोटिस अगर 15 दिन में नहीं दिया जाए तो भी एक डिफेंस होगा, और लैक ऑफ ज्यूरिसडिक्शन अगर है कोर्ट का तो भी एक डिफेंस होगा। तो ऑल ऑफ द अबव। अगला क्वेश्चन है, व्हिच सेक्शन प्रोवाइड्स दैट द ऑफेंसेस अंडर द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट आर कंपाउंडेबल। कौन सा सेक्शन बताता है कि ऑफेंसेस अंडर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट आर कंपाउंडेबल, तो सेक्शन 147 बताता है। और कितने अमाउंट तक के ऑफेंसेस कंपाउंडेबल हैं, तो भैया किसी भी अमाउंट का चेक हो वो क्या होगा, कंपाउंडेबल होगा, किसी भी अमाउंट का। सेक्शन 147 बताता है कि ऑफेंसेस अंडर सेक्शन 147 क्या होंगे, कंपाउंडेबल होंगे। ठीक है, 147। अगला क्वेश्चन हमारा है कि मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2 एंड गिव द करेक्ट आंसर बाय यूजिंग द कोड गिवन बिलो। अब हमारा कह रहा है कि कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंसेस किस सेक्शन से में दिया गया है। मैंने अभी आपको पीछे भी बताया था कि हमको मार्जिनल नोट और इंडेक्स याद होना चाहिए। तो अब जिसको मार्जिनल नोट याद होगा वो अभी खटाखट मार देगा आंसर इसका, ठीक है। और जिसका नहीं याद होगा वो मेरे साथ देखे कैसे होता है, ठीक है। तो कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंसेस को किससे मैच करेंगे हम, बताओ। कॉग्निजेंस किस सेक्शन में है, 142 में है, ठीक है। और पावर ऑफ कोर्ट टू ट्राई केसेस समरली किस उसमें दिया गया है, सेक्शन 143 में दिया गया है। डिफेंसेस व्हिच मे नॉट बी अलाउड इन एनी प्रोसिक्यूशन अंडर सेक्शन 138 तो सेक्शन 140 में दिया गया है। और प्रिजम्पशन इन फेवर ऑफ होल्डर सेक्शन 139 में दिया गया है। मैं फिर से एक बार रिपीट करता हूँ, कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंसेस किस सेक्शन में दिया गया है, 142 में दिया गया है। और पावर ऑफ कोर्ट टू ट्राई केसेस समरली सेक्शन 143 में दिया गया है। डिफेंसेस व्हिच मे नॉट बी अलाउड इन एनी प्रोसिक्यूशन अंडर सेक्शन 138 सेक्शन 140 में दिया गया है।
प्रजम्पशन इन फेवर ऑफ होल्डर किस सेक्शन में दिया गया है? 139 में दिया गया है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन हमारा है कि इसमें भी वो सेम चीज़ मैच करनी है। अगर जिसको मार्जिनल नोट याद होगा वो खटाखट आंसर कर देगा। तो कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंस क्या हो जाएगा किस सेक्शन में? 142 में हो जाएगा। कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंस किस सेक्शन में हो जाएगा? क्या मैच क्या करना है? मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2 एंड गिव द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। ठीक है, तो कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंस 142 से मैच हो जाएगा। ऑफेंसेस बाई कंपनीज किस में था? 141 में था। ऑफेंसेस बाई कंपनीज किस में था? सेक्शन 141 में था। डिसऑनर ऑफ द चेक फॉर इनसफिशिएंसी ऑफ फंड्स एटसेट्रा किस में था? 138 में था। पावर ऑफ कोर्ट टू ट्राई समरली 143 में था। तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, आप लोग अच्छे से याद कर लीजिए। कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंस किस सेक्शन में दिया गया है निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के? 142 में दिया गया है। कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंस 142। ऑफेंसेस बाई कंपनीज एंड फर्म्स किस में दिया गया है? 141 में दिया गया है। सेक्शन 141 कहता है कि ऑफेंसेस बाई कंपनीज एंड द फर्म। डिसऑनर ऑफ द चेक फॉर इनसफिशिएंसी ऑफ फंड्स किस सेक्शन में दिया गया है? सेक्शन 138 में दिया गया है, जो भाई अपना मेन प्रोविजन है। ठीक है, और पावर ऑफ कोर्ट टू ट्राई केसेस समरली ये किस सेक्शन में दिया गया है? 143 में दिया गया है। ठीक है, याद कर लीजिए। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अमेंडमेंट इन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 मेड इन 1988 हैज इंट्रोड्यूस्ड एन इम्पॉर्टेंट प्रोविजन रिलेटिंग टू किस चीज़ से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट प्रोविजन को इंट्रोड्यूस किया गया अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा 1988 में? बताओ भैया। डिसऑनर ऑफ द चेक सेक्शन जो चैप्टर है ना 17, इसी को इंट्रोड्यूस किया गया है। ठीक है, तो डिसऑनर ऑफ द चेक। अगला क्वेश्चन है हमारा कि अमेंडमेंट इन सेक्शन 148 ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 हाँ इफेक्टिव फ्रॉम 1 सितंबर 2018 shall have a retrospective effect इच हेल्ड इन द केस ऑफ। किस केस में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये हेल्ड किया गया कि जो अमेंडमेंट सेक्शन 148 में हुआ था नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के 1881 वाले में, वो उसका रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट होगा। तो कौन से केस में कहा गया है? सुरेंद्र सिंह देसवाल वर्सेस वीरेंद्र गांधी। याद कर लीजिए, केस का नाम था सुरेंद्र सिंह देसवाल वर्सेस वीरेंद्र गांधी। 2019 के केस में ये बात बोली गई थी कि जो अमेंडमेंट हुआ है सेक्शन 148 में ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के, जो कि केम इनटू फोर्स हुआ है 1 सितंबर 2018, उसका क्या होगा? रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट होगा। रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट मतलब होता है कि पीछे से जा कर के लागू होगा। जैसे अगर ये 1 सितंबर 2018 को मतलब पास किया गया, इफेक्ट में आया लेकिन अगर कोई चीज़ 2017 में, 2010 में, 2012 में या मान लो 1999 में हुई, तो उस चीज़ पर भी जाकर के इसका प्रोविज़न, इसका इफ़ेक्ट लागू होगा। तो उसके कहते हैं रेट्रोस्पेक्टिव, पीछे से जाकर के इफ़ेक्ट लगाना, रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर हम बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, कैन द मजिस्ट्रेट ऑर्डर एन इन्वेस्टिगेशन ऑन द एलिगेशन ऑफ एन ऑफेंस अंडर सेक्शन 138 ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट? क्या मजिस्ट्रेट इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर कर सकता है? द आंसर इज नो, नहीं कर सकता है। याद कर लीजिए कि अब क्वेश्चन पूछा जाएगा, उसमें हम लोग अपना अलग से दिमाग लगा देते हैं कि जो है मजिस्ट्रेट है यार, भाई मजिस्ट्रेट तो ऑल पावरफुल होता है, वो तो कुछ भी ऑर्डर कर, नहीं ऑर्डर कर सकता है सो मोटो कि जाकर के भैया एलिगेशन अगर हुआ है तो जाकर के तुम इन्वेस्टिगेशन करो। नहीं, ऐसा नहीं होगा। नो इज़ द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, इन विच कोर्ट द कंप्लेनेंट हैज़ टू फाइल एन अपील अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ एक्विटल अंडर सेक्शन 138 ऑफ द एक्ट? किस उसमें बताया गया है कि जो है ऑर्डर ऑफ एक्विटल का अपील किया जाएगा, तो ये किया जाएगा हाई कोर्ट में किया जाएगा। कहाँ पे किया जाएगा? हाई कोर्ट में किया जाएगा। मैं क्वेश्चन फिर से रिपीट करता हूँ, किस कोर्ट में द कंप्लेनेंट हैज़ टू फाइल एन अपील
अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ एक्विटल अंडर सेक्शन 138 ऑफ द एक्ट, तो ये हो जाएगा हाई कोर्ट। क्या हो जाएगा? हाई कोर्ट। अगला क्वेश्चन है हमारा कि इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग जजमेंट्स हैज़ द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट ओनली दोज कोर्ट्स विद इन व्हिच टेरिटोरियल लिमिट्स द ड्रावी बैंक इज सिचुएटेड would have jurisdiction to try the cases for offence under section 138 of the negotiable instrument act। ठीक है, किस केस में ये बात बोली गई थी कि जिस कोर्ट के टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन में जो बैंक सिचुएटेड है, जहाँ पे उसको प्रेजेंट किया गया और जहाँ पे डिसऑनर हुआ है चेक, उसी का जुरिस्डिक्शन होगा अंडर सेक्शन 138 में। किस केस में कहा गया था भैया? तो कहा गया था दशरथ रूप सिंह राठौड़ वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र एंड अदर 2014 के केस में। केस का नाम मैं फिर से बोल देता हूँ, ध्यान से सुनिए। दशरथ रूप सिंह राठौड़ वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र एंड अदर्स। इस केस में कहा गया था कि सिर्फ वही कोर्ट, ओनली दोज कोर्ट्स विद इन हुज टेरिटोरियल लिमिट्स द ड्रावी बैंक इज सिचुएटेड वुड हैव जुरिस्डिक्शन टू ट्राई द केसेस फॉर ऑफेंस अंडर सेक्शन 138 ऑफ द निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। किसने ये बात हेल्ड की है? सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड की है। और सुप्रीम कोर्ट कोई चीज़ हेल्ड करता है तो क्या हो जाता है? रूल ऑफ द लैंड हो जाता है, लॉ ऑफ द लैंड हो जाता है। ठीक है, तो केस का नाम याद कर लेना, दशरथ रूप सिंह राठौड़ वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र एंड अदर्स। अगला क्वेश्चन हमारा है कि द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ फाइन विच कैन बी इम्पोज्ड अंडर सेक्शन 138 ऑफ द निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट इज, कितना इम्पोज किया जा सकता है फाइन? तो 138 का जो लास्ट लाइन है प्रोविजो के पहले, उसी में ये लिखी हुई है कि जो पनिशमेंट दी जा सकती है वो अप टू द एक्सटेंट ऑफ 2 years दी जा सकती है, या तो और फाइन लगाया जा सकता है अप टू द एक्सटेंट ऑफ ट्वाइस द अमाउंट ऑफ द चेक, और या तो दोनों दिया जा सकता है। तो इसमें सिर्फ फाइन पूछ रहा है, तो ट्वाइस द अमाउंट ऑफ द चेक, डी इज द राइट आंसर। मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज हाँ ठीक है। Question is, in which of the following cases the Supreme Court held that for rebutting statutory presumption under section 118 capital A and 139 of the Act, the evidence adduced on behalf of the complainant could be relied upon। किस केस में कहा गया कि जो भी ऑफेंस पे एविडेंस पेश किया जाएगा रिबट करने के लिए 118A और 139 के प्रिजम्पशन को रिबट करने के लिए, तो उसमें क्या होगा भैया? किस केस में कहा गया कि उसको रिबट किया जा सकता है, एड्यूस किया जा सकता है ऑन बिहाफ ऑफ कंप्लेनेंट, और उसको रिलाई भी किया जा सकता है। किस केस में बोला गया है ये बात? गोवा प्लास्ट लिमिटेड वर्सेस चिको उर्सुला डिसूजा। नाम फिर से बोलता हूँ, गोवा प्लास्ट लिमिटेड वर्सेस चिको उर्सुला डिसूजा। इस केस में कहा गया कि फॉर रिबटिंग स्टैट्यूटरी प्रिजम्पशन अंडर सेक्शन 118A एंड 139 ऑफ द एक्ट, दैट इज निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881, द एविडेंस एड्यूस्ड ऑन बिहाफ ऑफ द कंप्लेनेंट कुड बी रिलाइड अपॉन। किस केस में बात बोली गई? गोवा प्लास्ट लिमिटेड वर्सेस चिको उर्सुला डिसूजा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग केसेस सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट द पर्सन्स हु आर sought to be made vicariously liable for a criminal offence under section 141 should be at the time the offence was committed was in charge of and was responsible to the company for the conduct of the business of the company. Every person connected with the company shall not fall, mark my words, every person connected with the company shall not fall within the ambit of the provision। ठीक है, तो ये कहा गया है नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन लिमिटेड वर्सेस हरमीत सिंह पैंतल 2010 सुप्रीम कोर्ट। मैं फिर से नाम बोलता हूँ, नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन लिमिटेड वर्सेस हरमीत सिंह पैंतल 2010। अगला क्वेश्चन है हमारा कि अंडर सेक्शन 138 ऑफ द निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट
81 मैक्सिमम पनिशमेंट ऑफ इम्प्रिजनमेंट एंड फाइन इज। अब मैक्सिमम पनिशमेंट ऑफ इम्प्रिजनमेंट एंड फाइन इज, मैं कई बार इस चीज़ को रिपीट कर चुका हूँ कि जो मैक्सिमम पनिशमेंट ऑफ इम्प्रिजनमेंट हो सकती है वो 2 साल की हो सकती है, और फाइन हो सकता है ट्वाइस यानी 2 गुना हो सकता है उस अमाउंट का जिस अमाउंट का वो चेक है, या दोनों हो सकती है। तो जहाँ पे ये दोनों आंसर होंगे वो ऑप्शन सही होगा। तो आंसर इज 2 ईयर एंड द ट्वाइस द अमाउंट ऑफ, और ये चीज़ लिखी कहाँ हुई है, सेक्शन 138 के ही लास्ट लाइन में लिखी हुई है प्रोवाइजो के। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट केस लॉज, जो कि अगर निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट पे कोई केस लॉ का क्वेश्चन आता है तो शायद ही इससे बाहर का पूछा जाएगा। तो क्वेश्चन है कि सुप्रीम कोर्ट हैज़ लेड डाउन सर्टेन डायरेक्शंस टू क्रिमिनल कोर्ट्स फॉर स्पीडी एंड एक्सपीडिशियस डिस्पोजल ऑफ केसेस फॉलिंग अंडर सेक्शन 138 ऑफ द निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 इन केस ऑफ, किस केस में ये बात बोली गई है, तो इंडियन बैंक एसोसिएशन एंड अदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में। अगला क्वेश्चन है कि प्रभु दयाल वर्सेस ज्वाला बैंक, तो ये किस चीज़ से रिलेटेड था, फॉर्जरी ऑफ सिग्नेचर से रिलेटेड था। डिस्चार्ज फ्रॉम लायबिलिटी बाई कैंसिलेशन किस सेक्शन में हो जाता है, तो ये सेक्शन 82 में हो जाता है। और पेमेंट इन ड्यू कोर्स सेक्शन 10, प्रोटेस्ट सेक्शन 100 ऑफ निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। फिर से बोलता हूँ मैं, प्रभु दयाल वर्सेस ज्वाला बैंक सेक्शन नहीं, फॉर्जरी ऑफ सिग्नेचर से रिलेटेड है। डिस्चार्ज फ्रॉम लायबिलिटी बाई कैंसिलेशन सेक्शन 82, पेमेंट इन ड्यू कोर्स सेक्शन 10 एंड प्रोटेस्ट सेक्शन 100। ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा है, हम इधर केस लॉज दिए हुए हैं, इधर इसमें कौन कौन से प्रिंसिपल लेट डाउन किए गए थे, तो मैं केस लॉज पहले बोल रहा हूँ और उसमें क्या क्या प्रिंसिपल लेट डाउन किए गए थे, तो उसको आप मैच करते चल जाएंगे। ठीक है। तो पहला केस है यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया वर्सेस बैंक ऑफ बड़ौदा। तो यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया वर्सेस बैंक ऑफ बड़ौदा में बात आई थी कि नेग्लिजेंस इन कलेक्शन ऑफ फॉर्ज्ड डिमांड ड्राफ्ट। क्या था, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया वर्सेस बैंक ऑफ बड़ौदा में नेग्लिजेंस इन कलेक्शन ऑफ ए फॉर्ज्ड डिमांड ड्राफ्ट। ठीक है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया लिमिटेड वर्सेस गोपीनाथ नायर, इसमें हुआ था हमारा लायबिलिटी ऑफ कलेक्टिंग बैंक फॉर नेग्लिजेंस, लायबिलिटी ऑफ ए कलेक्टिंग बैंक फॉर नेग्लिजेंस, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया लिमिटेड वर्सेस गोपीनाथ नायर। अगला केस है हमारा यस रामास्वामी एमडी वर्सेस टी अयप्पा। इस केस में हमारे क्या पूछा गया था, तो इस केस में बताया गया था फाइलिंग ए कंप्लेंट फॉर डिसऑनर ऑफ ए चेक अगेंस्ट अ कंपनी। यस रामास्वामी एमडी वर्सेस टी अयप्पा, फाइलिंग अ कंप्लेंट फॉर डिसऑनर ऑफ ए चेक अगेंस्ट अ कंपनी। ठीक है। अब आ जाता है केस हमारा प्रदीप भाऊराजी लोनारकर वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। इसमें बताया गया था इलीगल कंडीशन ऑफ डिपॉजिटिंग अ चेक। ठीक है। इलीगल कंडीशन ऑफ डिपॉजिटिंग अ चेक की बात किस केस में की गई थी, प्रदीप भाऊराजी लोनारकर वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इनक्वेट स्टैम्प्ड इंस्ट्रूमेंट। ये हमको बताया गया है किस सेक्शन में, इसके निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के, तो सेक्शन 20 में बताया गया। इनक्वेट मतलब होता है इनकम्प्लीट ऑफेंस, जो कि अभी कंप्लीट नहीं हुआ। जैसे अटेम्प्ट टू मर्डर अगर करते हो तो इनक्वेट अटेम्प्ट है, कोई भी अटेम्प्ट जो होता है वो इनक्वेट होता है। ठीक है। इनकम्प्लीट होता है, अधूरा होता है, आधा होता है। ठीक है। अब बी है हमारा लायबिलिटी ऑफ एक्सेप्टर ऑफ ए निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। तो ये हुआ था यूनियन बैंक ऑफ इंडिया वर्सेस अंकुर कारपोरेशन। ठीक है। फिर से बोलता हूँ, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया वर्सेस अंकुर कारपोरेशन, इसमें हुआ था लायबिलिटी ऑफ एक्सेप्टर ऑफ ए निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। ठीक है। अगला हमारा है कि लायबिलिटी ऑफ एन इंडोर्सर। तो ये किस सेक्शन में है, सेक्शन 31 ऑफ द निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में बताया गया है लायबिलिटी ऑफ एन इंडोर्सर। लायबिलिटी ऑफ ड्रावी ऑफ ए चेक सेक्शन 35, लायबिलिटी ऑफ ए निगोशिएबल ड्रावी ऑफ ए चेक सेक्शन 35। तो इसका आंसर हो जाएगा बी इज द करेक्ट आंसर। बी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारा कि इसमें ये क्वेश्चन दिया, सॉरी केस लॉ का नाम दिया गया है, इधर बताया गया है किस सेक्शन से डील करता है। तो कुंदन लाल रोला राम वर्सेस कस्टोडियन, ये किस चीज़ से डील करता है,
तो ये बर्डन ऑफ प्रूफ ऑफ फेलियर ऑफ कंसिडरेशन फॉर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है। अगला है सी.टी. जोसेफ वर्सेस आई.वी. फिलिप, ये किससे डील करता है? तो यह है प्रजम्पशन अंडर सेक्शन 118 ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट अराइज ओनली इफ द एग्जीक्यूशन ऑफ द डॉक्यूमेंट इज प्रूव्ड एज ट्रू। अगला है ए.वी. मूर्ति वर्सेस बी.एस. नागा बसवाना, ये किस चीज़ से रिलेटेड है? तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, ठीक है। ए इज़ द करेक्ट आंसर। Moving to the next question, in a recent case, Supreme Court has held that where the check amount with interest and cost as assessed by the court is paid by a specified date, the court is entitled to close the proceeding in exercise of its power under section 143 of the Negotiable Instrument Act 1881 and read with section 258 of CRPC। केस का क्या नाम था भैया? तो केस का नाम था हमारा मिसेस मीटर्स एंड इंस्ट्रूमेंट प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस कंचन मेहता के केस में बोला गया था। अगला क्वेश्चन हमारा है कि इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग जजमेंट्स हैज़ द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट ओनली दोज कोर्ट्स विद इन हुच टेरिटोरियल लिमिट्स द ड्रावी बैंक इज सिचुएटेड वुड हैव ज्यूरिसडिक्शन टू ट्राई द केसेस फॉर ऑफेंसेस अंडर सेक्शन 138 ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। तो ये हमारा कौन सा हो जाएगा भैया? दशरथ रूप सिंह राठौड़ और से स्टेट ऑफ महाराष्ट्र एंड अदर्स 2014, ठीक है। सो आई होप यू पीपल फाउंड दिस वीडियो इंफॉर्मेटिव एंड हेल्पफुल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।